कल्पना कीजिए एक बंद कमरा है। मेज पर एक कांच का जार रखा है और उस जार के अंदर एक सड़ी हुई हफ्तों पुरानी मरी हुई मछली है। बाप रे, मतलब उस कमरे में तो फॉर्मलिन और सड़ान की भयानक बदबू होगी। बिल्कुल, वहां एक मिनट भी खड़ा रहना मुश्किल है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बेहद सम्मानित प्रोफेसर अपने एक नए छात्र से कहता है कि इसे देखो। सिर्फ देखने के लिए? हाँ, वो कहता है कि तब तक घूरो जब तक कुछ नया न दिख जाए। अब 1 घंटा बीतता है, फिर एक पूरा दिन बीतता है, और वो छात्र बस उस मछली को घूर रहा है। हाँ, 6 दिन और लगभग 100 घंटे से ज्यादा उस सड़ी हुई मछली को घूरने के बाद वो नौजवान छात्र उस जार के सामने बैठकर सचमुच रोने लगता है। अरे बाप रे, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे उस दिन एक खौफनाक सच समझ आता है। उसे एहसास होता है कि अपनी 25 साल की जिंदगी में उसने असल में कभी कुछ देखा ही नहीं था। ये सच में बहुत गहरी बात है। और देखिए, ये सिर्फ उस एक छात्र की कहानी नहीं है। देखा जाए तो ये हम इंसानों की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। हम सब इस बड़े भ्रम में जीते हैं कि हमारी आंखें खुली हैं और हम दुनिया को बिल्कुल साफ देख रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि इंसान का अपना दिमाग ही हर सेकंड उसे धोखा दे रहा है। सिर्फ देखने और गहराई से अवलोकन करने में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक खाई है। और आज की इस गहन चर्चा का मकसद भी इसी खाई को पार करना है। हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। डैनियल कानमैन और एंडर्स एरिक्सन जैसे दिग्गजों के शोध हैं। हाँ, और लियोनार्डो दा विंची के वो मशहूर नोट्स भी हैं। एकदम सही। हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से अंधा हो चुका है और हमारे आसपास मौजूद 99.9% वास्तविकता हमसे कैसे छूट रही है। तो चलिए उसी बदबूदार कमरे में वापस चलते हैं। उस छात्र ने पहले दिन आखिर किया क्या था? उसने बस मछली को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी नोटबुक में लिख दिया होगा कि ये एक मछली है, इसकी फिन है, पूंछ है। हाँ, बिल्कुल यही किया और बड़े गर्व से प्रोफेसर लुइस अगासी के पास चला गया। लेकिन प्रोफेसर ने पक्का उसे वापस भेज दिया होगा। बिल्कुल, उन्होंने बिना कोई भाव दिखाए वो नोटबुक वापस कर दी और शांति से कहा कि तुमने कुछ भी नहीं देखा है, वापस जाओ। अब मुझे एक बात बताइए। जी पूछिए। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जी। एक मरी हुई मछली को 100 घंटे तक घूरना क्या समय की बर्बादी नहीं है? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। वही तो, एक आम इंसान पहली नजर में ही मछली को पहचान लेता है, तो इतनी गहराई में जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रोफेसर असल में उस छात्र को जूलॉजी नहीं पढ़ा रहे थे। वो उसके उथले नजरिए को खत्म कर रहे थे। उथला नजरिया मतलब वो मानसिकता जो हमेशा शॉर्टकट खोजती है? बिल्कुल। हमारा दिमाग चीजों पर बहुत जल्दी लेबल लगाता है, जैसे कुत्ता, पेड़ या मछली, और जैसे ही लेबल लगता है हम उसे देखना बंद कर देते हैं। तो क्या प्रोफेसर यही शॉर्टकट खत्म करना चाहते थे? हाँ, जब उस छात्र ने सच में गहराई से देखा तब उसे दांतों की अजीबोगरीब बनावट दिखाई दी। मतलब उसने उस जीव की समरूपता और उन बारीक स्केल्स को देखा जो रोशनी पड़ने पर चमक रहे थे। एकदम सही। यह साधारण दृष्टि से अवलोकन की ओर जाने का उसका पहला कदम था। जब हम सिर्फ देखते हैं तो हम अपनी पुरानी धारणाओं को ही पुष्ट करते हैं। लेकिन जब हम गहराई से अवलोकन करते हैं तब हम नई जानकारी को अंदर आने का रास्ता देते हैं। बिल्कुल, और ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इसे विज्ञान और बायोलॉजी से जोड़ते हैं। डैनियल कानमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और डैनियल लेविटन के सिद्धांतों में इसका बहुत गहराई से जिक्र है। हाँ, विज्ञान कहता है कि हम इस दुनिया का 99.9% हिस्सा देख ही नहीं पाते। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक कारण है। वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वाला कारण? हाँ, जिसे हम RAS कहते हैं। ये हमारे दिमाग के बेस में होता है और एक बहुत ही सख्त फिल्टर का काम करता है। फिल्टर मतलब ये जानकारी को रोकता है। बिल्कुल। हर सेकंड हमारी आंखों, कानों और त्वचा के जरिए लगभग 1 करोड़ 10 लाख बिट्स की जानकारी हमारे नर्वस सिस्टम से टकराती है। 1 करोड़ 10 लाख? बाप रे, इतनी जानकारी एक साथ? हाँ, हवा का तापमान, दूर चल रहे पंखे की आवाज, कपड़ों का त्वचा पर घर्षण, सब कुछ। अगर हमारा चेतन दिमाग ये सारी जानकारी एक साथ प्रोसेस करने लगे तो इंसान सचमुच पागल हो जाएगा। बिल्कुल, नर्वस सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाएगा। और इसी क्रैश से बचाने के लिए RAS एक बेरहम द्वारपाल की तरह काम करता है। अच्छा, तो जो जानकारी बचती है वो किस आधार पर चुनी जाती है? वो सिर्फ उसी जानकारी को अंदर जाने देता है जो हमारे जिंदा रहने के लिए या हमारे मौजूदा लक्ष्यों के लिए जरूरी है। बाकी सब
उसी सेकंड हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। इसे अगर मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं, मान लीजिए हम कोई नई कार या एक खास ब्रांड के जूते खरीदते हैं। हाँ, फिर क्या होता है? अचानक पूरी दुनिया में वही कार और वही जूते दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे रातों रात पूरा शहर वही जूते पहन के बाहर आ गया है। बिल्कुल, जबकि वास्तविकता तो नहीं बदली है, वो जूते हमेशा से वही थे। मतलब हमारे अवलोकन ने उस छिपी हुई परत को उजागर कर दिया, क्योंकि हमारे RAS को नया लक्ष्य मिल गया था। एकदम सही समझे आप। हमारा अवलोकन वास्तविकता को बदल नहीं रहा है, वो सिर्फ पर्दा हटा रहा है। और इसी इंटेंशनल ब्लाइंडनेस को समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर प्रयोग किया गया था। अरे हाँ, अदृश्य गुरिल्ला का प्रयोग। हाँ, मनोविज्ञान के इतिहास का शायद सबसे मशहूर प्रयोग। लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे होते हैं। और लोगों को सिर्फ सफेद टी-शर्ट वालों के बास्केटबॉल पास गिनने को कहा गया था, है ना? बिल्कुल। और पास गिनने में लोग इतने व्यस्त हो गए कि बीच वीडियो में एक इंसान पूरा गुरिल्ला का सूट पहनकर आता है। और वो कैमरे की तरफ देखकर अपनी छाती भी पीटता है। हाँ, आराम से छाती पीटता है और चला जाता है। लेकिन आधे से ज्यादा लोग उस विशालकाय गुरिल्ला को बिल्कुल नहीं देख पाते। ये तो बहुत ही डरावना सच है। मतलब जब हमारा ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित होता है तो हम सामने खड़ी स्पष्ट चीज के प्रति भी अंधे हो जाते हैं। इसे ही इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। वो कैसे? अगर किसी इंसान का ध्यान दिन रात सिर्फ नकारात्मकता या अपनी कमियों पर है तो क्या होगा? तो उसका RAS सिर्फ नकारात्मक चीजों को ही फिल्टर करके अंदर लाएगा। बिल्कुल। और जो अवसरों का गुरिल्ला रोज उसके ठीक सामने से गुजर रहा है, उसका दिमाग उसे पूरी तरह से अदृश्य कर देगा। उफ, ये सच में एक बहुत बड़ा विचार है। मतलब हमारा दिमाग हमारी अपनी गलतियों को भी डिलीट कर देता होगा। एकदम सही। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम अपनी ही कमियों के प्रति अंधे हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने दिमाग को अपनी गलतियों को देखने के लिए कैसे ट्रेन करें? मुझे आर्ट एंड फियर किताब का वो सिरेमिक क्लास का प्रयोग याद आ रहा है। हाँ, मिट्टी के बर्तन वाला प्रयोग। हाँ। मास्टरी और अवलोकन के संबंध को समझने का वो सबसे बेहतरीन तरीका है। जहां टीचर ने छात्रों को 2 समूहों में बांट दिया था। एक समूह था क्वांटिटी यानी मात्रा वाला। सही कहा। उनसे कहा गया था कि उन्हें सिर्फ मात्रा के आधार पर ग्रेड मिलेगा, परफेक्शन की कोई चिंता नहीं करनी थी। जबकि दूसरा समूह था क्वालिटी यानी गुणवत्ता वाला। उन्हें पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक बर्तन बनाना था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट। अब अगर सामान्य तर्क लगाया जाए तो मेरा तर्क यही कहता है कि जो समूह सिर्फ एक परफेक्ट बर्तन पर फोकस कर रहा था, जो थ्योरी पढ़ रहा था, उसे ही जीतना चाहिए था। हाँ, क्वालिटी ग्रुप को ही सबसे बेहतरीन बर्तन बनाने चाहिए थे। लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट थे। वही तो, सबसे परफेक्ट बर्तन क्वांटिटी वाले समूह ने बनाए। ऐसा कैसे हो गया? इसके पीछे का विज्ञान अवलोकन और अभ्यास के लूप में छुपा है। क्वालिटी ग्रुप सिर्फ विचारों में फंसा रहा। मतलब उन्होंने असल में मिट्टी के साथ काम ही नहीं किया। बिल्कुल। उनके पास अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करने का कोई मौका ही नहीं था। दूसरी तरफ क्वांटिटी ग्रुप लगातार काम कर रहा था। उन्होंने पहला बर्तन बनाया, वो टेढ़ा हो गया और यहीं से उनका अवलोकन शुरू हुआ। हाँ, उन्होंने देखा कि पहिया कितनी तेज घूम रहा है, हाथों का दबाव कहाँ गलत पड़ रहा है। हर गलती ने उनके RAS को नया सिग्नल दिया। और अगली बार उन्होंने उस छोटी सी गलती को सुधारा। मतलब वो गलतियां करने से डरे नहीं। और यही दुनिया के हर महान इंसान का रहस्य है। जिन्हें हम मास्टर्स कहते हैं, वो कोई जन्मजात जीनियस नहीं होते। तो वो क्या होते हैं? वे असल में अपनी छोटी से छोटी गलतियों, जिन्हें हम माइक्रो मिस्टेक्स कहते हैं, उन्हें पकड़ने और सुधारने में माहिर होते हैं। ये बात तो एंड्रेस एरिक्सन की किताब पीक में शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स पर हुई रिसर्च से भी साबित होती है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि चेस ग्रैंड मास्टर आम इंसानों से बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं या उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उनका दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर हो जो करोड़ों चालें एक साथ सोच सकता है। लेकिन एरिक्सन का शोध कुछ और ही बताता है। उनकी असली ताकत सोचने की गति नहीं, बल्कि उनका अवलोकन का तरीका है। मनोविज्ञान में इसे शायद चंकिंग कहा जाता है ना? एकदम सही। आम इंसान की मेमोरी एक बार में सिर्फ 7 से 9 चीजों को याद रख सकती है। जब एक नौसिखिया शतरंज के बोर्ड को देखता है
तो उसे 32 अलग-अलग लकड़ी के टुकड़े दिखाई देते हैं। हाँ, और उसका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर मोहरों को उस तरह से देखता ही नहीं है। तो वो बोर्ड को कैसे देखते हैं? उनके गहन अवलोकन ने सूचना को सीधे रणनीतिक संरचनाओं और पैटर्न्स में बदल दिया है। वे पूरे बोर्ड को 32 मोहरों के बजाय सिर्फ 3 या 4 चंक्स में पढ़ लेते हैं। मतलब जहां एक आम इंसान को घोड़ा और ऊंट अलग-अलग दिखते हैं, वहां उन्हें एक खास तरह का हमला दिखाई देता है। बिल्कुल, उनका अवलोकन इतना गहरा हो चुका है कि सूचना सीधे रणनीति में बदल जाती है। वे सोचते नहीं हैं, वे बस पैटर्न पहचानते हैं। ये तो सच में कमाल है। पैटर्न्स की बात आते ही मुझे इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ की याद आती है। शर्लॉक होम्स का वो मशहूर डायलॉग, तुम देखते हो पर तुम अवलोकन नहीं करते। बिल्कुल, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। होम्स किसी इंसान के जूतों पर लगी कीचड़ देखकर ही बता देते थे कि वो लंदन के किस इलाके से आया है। लेकिन होम्स तो एक काल्पनिक किरदार है, फिक्शन है। वही तो मेरा सवाल है, असली दुनिया में इसके प्रमाण कहाँ हैं? क्या कोई इंसान सच में इस स्तर की मास्टरी हासिल कर पाया है? अगर हमें असली दुनिया में होम्स को खोजना है तो हमें लियोनार्डो दा विंची की ओर देखना होगा। दा विंची? आज दुनिया उन्हें सिर्फ मोनालिसा बनाने वाले एक महान पेंटर के रूप में जानती है। यही तो विडंबना है। ये उनके व्यक्तित्व का बहुत सतही मूल्यांकन है। असली सच ये है कि वे इतिहास के सबसे महान ऑब्जर्वर थे। हाँ, मैंने इन स्रोतों में पढ़ा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अवलोकन के 13,000 पन्ने लिखे थे। 13,000 पन्ने? और वे घंटों तक सिर्फ पानी की लहरों को घूरते रहते थे। लेकिन पानी को घूरने से कोई महान पेंटर कैसे बन सकता है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। वे सिर्फ पानी को नहीं देख रहे थे, वे पानी के बहने की ज्योमेट्री समझ रहे थे। जब लहरें पत्थर से टकराती हैं तो भंवर कैसे बनते हैं। अच्छा, जिसे आज हम फ्लूइड एनालिटिक्स कहते हैं, विंची उसे सिर्फ अपनी आंखों से डिकोड कर रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने मरे हुए इंसानों के शरीर का विच्छेदन भी किया था, सिर्फ हड्डियां देखने के लिए नहीं। तो किस लिए? ये समझने के लिए कि जब इंसान मुस्कुराता है तो चेहरे की कौन सी मांसपेशी किस कोण पर खिंचती है। हाँ, तो मोनालिसा की वो रहस्यमयी मुस्कान कोई तुक्का नहीं थी, वो एनाटॉमी के हजारों घंटों के अवलोकन का सीधा नतीजा थी। एकदम सही। दा विंची का दृढ़ विश्वास था कि सीखने से दिमाग कभी थकता नहीं है। उनका ये सारा अवलोकन किसी जन्मजात टैलेंट का परिणाम नहीं था। मतलब उनकी ये अथक अवलोकन क्षमता ही उन्हें इतिहास का सबसे खतरनाक ऑब्जर्वर बनाती है। हाँ, इसी क्षमता ने उनके RAS के फिल्टर को इतना चौड़ा कर दिया था कि वे उस दुनिया को देख सकते थे जो बाकी लोगों के लिए अदृश्य थी। हार्वर्ड की वो मरी हुई मछली, सिरेमिक क्लास की गलतियां, शतरंज के पैटर्न और दा विंची का पानी की लहरों का गणित, ये सब एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम इसे कैसे लागू करें। बिल्कुल, आज जब हर नोटिफिकेशन हमारा फोकस तोड़ रहा है, तो हम इस कॉग्निटिव अंधेपन को कैसे तोड़ें? हमारे स्रोत इसके लिए 3 खास तकनीकों पर चर्चा करते हैं। चलिए उन पर बात करते हैं। पहली तकनीक है द 5 डिटेल रूल, यानी 5 विवरण का नियम। ये कैसे काम करता है? ये तकनीक हमारे सोए हुए RAS को जगाने के लिए एक मैनुअल ओवरराइड की तरह काम करती है। मतलब जब भी हम किसी नए कमरे या कैफे में जाएं, तो फोन देखने के बजाय 5 नई चीजों को नोटिस करें। बिल्कुल, जानबूझकर ऐसी 5 चीजें जो पहले कभी नहीं देखी। लेकिन शुरू में तो ये एक बेकार की कसरत लग सकती है। मतलब कैफे में छत का डिजाइन देखने से क्या फायदा? ऐसा लग सकता है, लेकिन न्यूरोलॉजी के नजरिए से आप अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं अब ऑटो पायलट पर नहीं हूँ। अच्छा, तो ये एक दिमागी वर्जिश है। हाँ, और हम सक्रिय रूप से जानकारी खोजना सीख रहे हैं। हाँ, और जब यही आदत काम की टेबल पर आती है, तो आपको वो अवसर दिखने लगते हैं जो बाकी सब अनदेखा कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। दूसरी तकनीक कौन सी है? दूसरी तकनीक बहुत ही अजीब है, रिवर्स ऑब्जर्वेशन, यानी उल्टा अवलोकन। उल्टा अवलोकन, इसका क्या मतलब है? इसके तहत आपको अपनी पसंद की कोई फिल्म या इंटरव्यू चलाना है, लेकिन उसकी आवाज को पूरी तरह से म्यूट कर देना है। बिना आवाज के फिल्म देखना, ये तो बहुत ही असुविधाजनक अनुभव होगा। असुविधाजनक जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। हम इंसान शब्दों पर इतना निर्भर करते हैं कि दिमाग बाकी जानकारी को म्यूट कर देता है। अरे वाह! जब स्क्रीन पर शब्द नहीं होंगे तो हमारा पूरा ध्यान इंसान की बॉडी लैंग्वेज पर जाएगा। बिल्कुल। जब इंसान चुप है तो उसकी सांस की गति क्या है, उसकी आंखें कैसे सिकुड़ रही हैं। ये तो झूठ और छिपे हुए भावों को पढ़ने की शानदार ट्रेनिंग है, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर की भाषा सच बता देती है। एकदम सही। और तीसरी तकनीक है मास्टर स्टडी, उन लोगों के लिए जो अपने क्षेत्र में शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें क्या करना होता है?
क्या सिर्फ महान लोगों की सफलता की कहानी पढ़नी है? नहीं, उनके काम को एक उपभोक्ता की तरह नहीं बल्कि एक इंजीनियर की तरह देखना है। अच्छा, जैसे अगर मैं लेखक बनना चाहूं तो मैं सिर्फ कहानी का मजा ना लूं, मैं देखूं कि जॉर्ज ऑरवेल ने वाक्यों की संरचना कैसे की है। बिल्कुल। या अगर स्पीकर बनना है तो स्टीव जॉब्स के स्टेज पर चलने के तरीके को ऑब्जर्व करें। वे बोलने से पहले कितने सेकंड रुकते हैं। मतलब हम उनके काम के ढांचे, उस फ्रेमवर्क का अवलोकन कर रहे हैं, उनके सोचने का तरीका अपने दिमाग का हिस्सा बना रहे हैं। हाँ, जब हम इस तरह अध्ययन करते हैं तो उनका चंकिंग प्रोसेस हमारे दिमाग का हिस्सा बनने लगता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, आज के दौर में जहां रील्स और शॉर्ट्स ने हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी कम कर दिया है। हम बस लगातार स्क्रीन स्वाइप कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं पर ऑब्जर्व कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर लोग शिकायत करते हैं कि उनमें टैलेंट की कमी है या किस्मत खराब है। जबकि आज की चर्चा से साफ हो जाता है कि असली कमी टैलेंट की नहीं है, असली कमी धैर्य की है। किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान टिकाए रखने और उसकी गहराइयों को खंगालने की हिम्मत की कमी है। एकदम सही। हमारी स्रोत सामग्री में स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वो उदाहरण क्या है? वे कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये इस पूरी बातचीत का सबसे अहम सार है। ज्ञान बाहर किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं रखा है। सारे सूत्र, सफलता के सारे रहस्य हमारे आसपास ही बिखरे पड़े हैं। बिल्कुल, परफेक्शन हमारे ठीक सामने मौजूद है, बस हमें अपने अहंकार, अपनी जल्दबाजी और इस उथले नजरिए का पर्दा हटाना होगा। हमें अपने आरएएस को ये बताना होगा कि हमें असल में खोजना क्या है। अगर हम सिर्फ कमियां और बहाने खोजेंगे तो ये दुनिया हमें उसी से भरी हुई लगेगी। लेकिन अगर हम अवसरों और पैटर्न्स को पहचानने के लिए दिमाग को ट्रेन कर लें तो हम वहां से भी रास्ते निकाल लेंगे जहां दुनिया हार मान लेती है। क्योंकि जिन्हें हम महान कहते हैं वे किसी अलग दुनिया से नहीं आते, वे बस इसी दुनिया को एक बहुत ही अलग और गहरे नजरिए से देखते हैं। सही कहा आपने। तो आज की इस बातचीत को हम एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारी पूरी दुनिया और वास्तविकता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा आरएएस क्या फिल्टर करता है, हाँ, तो जरा सोचिए, आज सुबह अपने फोन की स्क्रीन को लगातार घूरते हुए या अपनी चिंताओं में खोए हुए इंसानों ने अपनी जिंदगी बदल देने वाले न जाने कितने अदृश्य गोरिल्लों को अपने ठीक सामने से गुजरते हुए पूरी तरह से अनदेखा कर दिया होगा। ये सच में हमें अंदर तक झकझोर देने वाला सवाल है।